मैट्रिक्स वगैरह को पढ़ ही चुके हैं, मालूम भी है आपको। और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है सारणिक, और इंग्लिश में कहते हैं उसको डिटर्मिनेंट। मैं लिखता हूँ, देखिए ध्यान से हमारी बात समझिएगा। मैं चलता हूँ सारणिक पर, ये देखिए सारणिक, इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। थोड़ा सा एक चीज़ मैं इसमें समझाना चाहता हूँ। मैं आपको बताया भी था कि मैट्रिक्स की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, लेकिन जो सारणिक बनता है, सारणिक की एक यूनिक वैल्यू आ जाती है। क्या जाती है? एक यूनिक वैल्यू आ जाती है, पहली बात। दूसरी बात, कोई मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट तभी हो सकता है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट बन सकता है। 3x3 का मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट बन सकता है, लेकिन अगर 2x3 का मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट इसके लिए डिफाइन नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ कोई एक इक्वेशन लिखा a1x + b1y = c1, मैंने लिख दिया। दूसरा लिख दिया a2x + b2y + c2 = c2, मैंने लिख दिया। मैंने कहा था बेटा कि इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में तोड़ना है, तो ऐसे लिखते थे a1 b1 a2 b2, तोड़ते थे नहीं तोड़ते थे, x और y, और ये बराबर क्या हो जाता था? c1 और c2। ऐसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम तोड़ते थे। थोड़ा सा मैं 10th क्लास में आपका दिमाग ले जाना चाहता हूँ। आप जानते थे कि जब इस टाइप के इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिलते थे तो 3 तरह के लॉज मिलते थे। पहला क्या मिलता था? पहला ये मिलता था कि दोनों लाइनें प्रतिच्छेद करेंगी, यानी इंटरसेक्ट करेंगी। अगर एक लाइन ऐसे जाती थी, दूसरी लाइन ऐसे जाती थी, तो यहाँ पर जहाँ ये इंटरसेक्ट करती थी वो क्या होता था? जहाँ ये इंटरसेक्ट करती थी वो क्या होता था? वो इसका सलूशन हुआ करता था। दूसरा क्या मिलता था? जब ये दोनों लाइनें क्या होती थी? पैरेलल होती थी। ऐसे जब ये दोनों लाइनें पैरेलल होती थी तो इस इक्वेशन का कोई सलूशन नहीं मिलता था। तीसरा क्या था कि पहली लाइन हमने खींचा, दूसरी लाइन भी इसी पर आ गई, यानी कोइंसाइड, संपाती होंगी। पहला कंडीशन क्या थी? इंटरसेक्ट करती थी। क्या करती थी? इंटरसेक्ट। दूसरा क्या था? पैरेलल। और तीसरा क्या था? कोइंसाइड होती थी। यहाँ पर क्या होता था? देयर इज़ नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन। याद आ रहा है आपको? 10th क्लास की है, देयर इज़ नो सॉल्यूशन। यहाँ क्या होता था? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। याद आ रहा है ना? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यहाँ पर क्या होता था? यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन हुआ करता था इसका। अब है, हमारी बात समझ पा रहे हैं? इनकी क्या कंडीशन थी? इनकी कंडीशन थी a1/a2 = b1/b2। हुआ करता था नहीं? ध्यान में आ रहा है ना? अगर मैं चाहूँ इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो हो जाएगा a1b2 = b1a2। इसको ये भी लिख सकता हूँ a1b2 - b1a2 ≤ 0। ये देखिए हमारा कोई भी डिटर्मिनेंट तभी डिफाइन है जब ये चीज़ें हमारे पास आ जाएं, यानी a1b2 और -b1a2 ≠ क्या हो? 0 हो जाए, यानी 0 के बराबर न हो, तब हमारा वो डिटर्मिनेंट डिफाइन होगा, पहली बात। दूसरी चीज़ मैंने क्या कहा कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तभी वो डिटर्मिनेंट हो सकता है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डिटर्मिनेंट नहीं हो सकता। बात हमारी समझ पाए होंगे? वो डिटर्मिनेंट नहीं हो सकता। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी वो डिटर्मिनेंट होगा, नहीं तो क्या नहीं होगा। ये बात हो गई। अब देखिए डिटर्मिनेंट को हम क्या करते हैं, बनाए पहले a1 b1 a2 b2, है ना? हमने कहा बेटा ये तो 2x2 का मैट्रिक्स है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, a1 a2 b1 b2 ऐसे लिखकर इसकी ऐसे कर दिया तो ये किस में तब्दील हो गया? डिटर्मिनेंट में हो गया। ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, बड़े ब्रैकेट में, तब तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा।
ऐसे खड़ी पाई में लिखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा। इसको या तो हम ये लिख देते हैं ऐसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इसको ये भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, ये आप लिख सकते हैं, अथवा डेल्टा से भी इसको लिखा जाता है। 3 सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसके होते हैं डिटर्मिनेंट के। पहला डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं, अथवा क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, डेल्टा लिख सकते हैं। इतनी चीज़ें तो आप समझ गए होंगे। अभी हम आगे पुनः चल रहे हैं, फिर आगे दिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। मैंने कोई डिटर्मिनेंट लिखा विशाल यहाँ, ए इक्वल टू A11, A12, A21, A22, ये डिटर्मिनेंट मैंने लिख दिया यहाँ, देख रहे हैं ना, ये 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, 2 क्रॉस 2 है ना। हमने कहा बेटा ज़रा ये बताइए ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये वाला तो ये पहला रो है, ये वाला क्या है, दूसरा रो है, ये क्या है, पहला कॉलम है, ये क्या है, दूसरा कॉलम है। कह दिया कि नहीं कह दिया मैंने। हमने कहा ज़रा इसकी वैल्यू बता दीजिए क्या होगा। तो आप देखिए वैल्यू में ऐसे करते हैं, ऐसे और ऐसे, यानी क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू A11, देखिए ध्यान दीजिएगा, A11 A22 गुणा हो गया ना इसमें, माइनस A21 इंटू क्या, A12, ये इसकी वैल्यू निकल गई। ये क्या हो गई, इसकी वैल्यू निकल गई। मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा बुक देना मुझे, कहाँ है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर आपको मैं एग्जाम्पल फर्स्ट ही लेकर के दिखाना चाहता हूँ इसकी वैल्यू को। एग्जाम्पल फर्स्ट इन्होंने लिखा हुआ है, ये देखो बेटा राजकुमार, 2 - 1 4 और 2 कह रहा, ज़रा इस डिटर्मिनेंट वैल्यू की वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो हम इसी तरह सॉल्व कर देंगे इसको। इसका मल्टीप्लाई कहाँ होगा, 4 में, बराबर 2 2 जा 4, ऐसे लिख देता हूँ, 2 × 2, इसके बाद कौन चिन्ह लगेगा, माइनस लगता है ना, माइनस कहाँ पर माइनस लगाया हूँ। अब क्या हो जाएगा, 2 × 2 इंटू क्या, -1 × 4, ये 2 2 जा 4 और माइनस माइनस क्या हो गया, +4, यानी कितनी वैल्यू हो गई इसकी, 8। आ गई कि नहीं आ गई। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट की यूनिक वैल्यू होती है, बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए मैंने एग्जाम्पल फर्स्ट यहाँ इन्होंने सॉल्व किया, एग्जाम्पल 2 को भी देख लेते हैं यहाँ धीरे से। एग्जाम्पल 2 इन्होंने लिखा हुआ है, दुर्गा जी ये तरीका, यक्स का मल्टीप्लाई किस में हुआ, लिखेंगे डिटर्मिनेंट, ये देखिए यक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा एक्स में हुआ एक्स स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा, यक्स +1 इंटू क्या बेटा, एक्स -1, हुआ कि नहीं। ये क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस, इसकी वैल्यू तो हो गई एक्स स्क्वायर -1, ब्रैकेट को खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर +1, ये कट गया, कितनी वैल्यू दे दिया है डिटर्मिनेंट की, 1 इसकी वैल्यू आ गई। हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू को ऐसे ही फाइंड करते हैं। बात हमारी पूरी तरह से पकड़ पाए होंगे आप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब मैं कुछ और चीज़ें बताने जा रहा हूँ। अब मैं 3x3 का मैट्रिक्स लेने जा रहा हूँ। मैं क्या करने जा रहा हूँ, 3x3 का मैट्रिक्स मैं लेने जा। दुर्गा जी जरा यहाँ बैठ जाते हैं आप। देखिए हमने यहाँ पर एक 3x3 का मैट्रिक्स लिया है, ले लिया है, ठीक है। मैंने कहा इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी। अभी तक तो 2x2 का मिलता था तो आप ऐसे तिरछा मल्टीप्लाई करके कर दिया करते थे। अब क्या मिल रहा है, 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। 3x3 का मैट्रिक्स है, ये जान गए आप। बहुत ध्यान से हमारी बात सुनेंगे। देखिए अगर आप बात करेंगे तो ये पहला कॉलम है R1, ये दूसरा है क्या R2, कॉलम कह रहे हैं, रो है, और ये क्या है बेटा, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, है कि नहीं। ये तो जानते हैं, मैट्रिक्स में मैं बताया था। अब ये कह रहे हैं कि अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको चाहिए, अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको चाहिए तो किसी एक रो अथवा किसी एक कॉलम को एक्सपेंड कर दीजिए आप। एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार कर दीजिए इसका, किसी एक रो से अथवा किसी एक कॉलम से, ठीक है। इस बात को दोबारा बदल रहा हूँ मैं, चाहे आप R1 के प्रति एक्सपेंड कर दीजिए, चाहे आप R2 से एक्सपेंड करिए, चाहे R3 से एक्सपेंड करिए, अथवा
चाहे C1 से एक्सपेंड करिए, चाहे C2 से करिए, चाहे C3 से करिए, वैल्यू एक आएगी। ठीक है, कैसे एक्सपेंड करते हैं ये दिखाता हूँ आपको। बात हमारी समझ पा रहे हैं ना? चलिए, R1 के प्रति मैं एक्सपेंशन बता रहा हूँ आपको। लिखेंगे एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन माने क्या? विस्तार। एक्सपेंशन ऑफ एलॉन्ग R1 लिख दीजिए, एक्सपेंशन एलॉन्ग R1। ठीक है बेटा, कर दिया ना? चलिए, बराबर बराबर ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या लिया है? R1 लिया है। R1 का पहला एलिमेंट क्या है? A11। ध्यान दीजिएगा, A11 की पोजीशन क्या है? पहला रो पहला कॉलम 1 है और 1 है, तो पहला लिखते हैं हम -1 पर पावर। किस रो और किस कॉलम का है ये? पहला रो पहला कॉलम, यानी 1 + 1 है कि नहीं है? आइए, इसके बाद A11 यहाँ लिख दिया आपने। अभी मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि शॉर्ट हो जाएगा बिल्कुल, लेकिन अभी देखिए, -1 पावर क्या? 1 + 1, और एलिमेंट को लिखा, किसको? A11 को लिखा। अब आप क्या करिए, उस एलिमेंट से जाने वाले रो और कॉलम को रिमूव कर दीजिए। देखिए, इस एलिमेंट से जाने वाला रो तो ये है और कॉलम क्या है? ये है। बच कौन से रहे हैं? ये बच रहा है कि नहीं बच रहा है? उनको यहाँ लिख लेते हैं। क्या क्या बचा हुआ है? A22, A23, A32, A33, ये लिख लिया मैंने। ठीक है, अब दूसरे पर चलते हैं। प्लस हमने लगाया यहाँ, दूसरे पर चलेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 पर पावर। पोजीशन क्या है? पहला रो दूसरा कॉलम। अरे भाई 1 और 2 है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1 + 2। ठीक है, अब क्या करिए, इस एलिमेंट से जाने वाले रो को और कॉलम को रिमूव कर दीजिए। बात समझ पा रहे हो ना? अब यहाँ से ये कॉलम जा रहा है और ये क्या जा रहा है? रो जा रहा है। बचे क्या यहाँ बेटा? A21, A31 और A23 और A33। बचा कि नहीं बचा? हाँ, लिखाएगा यहाँ पर A12 आ गया। अरे भाई एलिमेंट है ना वो राजकुमार। प्लस अब किसकी बात करेंगे? A3। तो क्या लिखेंगे? -1 पर पावर 1 + 3, और क्या है बेटा यहाँ? A13 लिख दिया ना मैंने। चलिए, अब इस एलिमेंट से जाने वाले रो को और कॉलम को रिमूव कर दीजिए। तो इससे जाने वाला ये रो है और इससे जाने वाला ये कॉलम है। अब है ये कॉलम है। बचा क्या आपके पास? A21, A22, A31, A33, ये मिल गया आपको। हाँ, A32 ये मिल गया आपको। दुर्गा जी, अब देखिए, -1 पर पावर 1 + 1 यानी पॉजिटिव होगा ना? सम पावर हो रहा है, इवन नंबर है, तो क्या बचेगा? A11 ब्रैकेट लगाइए, जैसे कहा था वैसे खोल लीजिए। इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, बताओ ना अभी। तो क्या हो जाएगा ये? A22 × A33 माइनस A32 × A23। ख़त्म, बात हो गई। यहाँ पर माइनस आएगा प्लस आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि पावर 3 है, तो ये माइनस हो जाता है A12। यहाँ पर खोल लीजिए इसको, इसका मल्टीप्लाई इसमें A21 A33 माइनस A31 A23। हो गया कि नहीं? बोलो भाई राजकुमार। प्लस यहाँ तो पॉजिटिव पावर आएगा, तो क्या हो जाएगा? A13 यहाँ हो जाएगा A21 A32 माइनस A31 A22। ये इसका एक्सपेंशन हो गया। क्या हो गया? एक्सपेंशन हो गया। बहुत प्रॉब्लम आपको है, गुणा भी कर दीजिए। क्या करना है? A11 A22 A33 माइनस A11 A32 A23 हो गया ना? माइनस A12 A21 A33 प्लस A12 A31 A23। क्यों जी? प्लस A13 A21 A32 माइनस A13 A31 A23 22।
2 ये देखिए, ये इसका एक्सपेंशन हो गया। बात हमारी समझ पाए? ये पूरी तरह से इसका क्या है, विस्तार है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? ये विस्तार हो गया इसका। हम इसको अभी यहीं नोट डाउन करते हैं, ये नोट डाउन करते हैं। मैं यहाँ ये नोट डाउन मैंने किया, इसको नोट करिए। आ रहा है ना? ये उधर का नहीं आ रहा है। कौन सा? ये नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ये हो गया आपका। अब देखिए, मैं इसी को कॉलम के अनुदेश जो है करके दिखाता हूँ आपको। देखिए हमारी बात ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंशन ऑफ, आ रहा है ना बेटा? एक्सपेंशन ऑफ नहीं, एक्सपेंशन एलॉन्ग, एलॉन्ग क्या? C1। अभी तक किसके एलॉन्ग था? R1 के। अब मैं कहाँ कर रहा हूँ? C1 के एलॉन्ग कर रहा हूँ। मैंने अभी बोला है दोनों का आंसर एक आता है, बताया ना? आप चाहे R1 के प्रति अनुदेश करिए, एक्सपेंड करिए, चाहे R2 से करिए, चाहे R3 से करिए, चाहे C1 से करिए, चाहे C2 से करिए, चाहे C3 से करिए, सबका आंसर एक आना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब हम किस पर चल रहे हैं? C1 से चल रहे हैं। C1 क्या है बेटा? A11 लिखेंगे। देखिए अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, -1 तो लगाएंगे ही लगाएंगे आप। -1 पर पावर क्या होगा? 1 + 1, यानी मतलब पॉजिटिव होगा। होगा कि नहीं होगा? तो मैंने यहाँ लिख दिया A11। लिखा कि नहीं लिखा? देखिए A11 यही लिया था ना एलिमेंट। अब यहाँ से जाने वाले रो को और यहाँ जाने वाले कॉलम को आपने हटा दिया, तो बचेगा क्या? ये बचा ना, यही मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए A22 और क्या? A33 माइनस क्या भाई? A32 इंटू क्या? A23। क्यों जी? हो गया कि नहीं? बोलिए। अच्छा, अब मैं इसको चूज करूँगा तो -1 पर कौन सा पावर आएगा? 2 + 1, यानी माइनस में वैल्यू जाएगी ये, तो लिखेंगे माइनस A21। ये लिया हूँ ना। अब यहाँ से जाने वाले सारे रो और सारे कॉलम को रिमूव करिए। ये तो रो ही जाएगा यही, और कॉलम कौन जाएगा? ये जाएगा, यानी यही 4 बच रहा है ना। तो अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए उसी तरह से। क्या हो जाएगा? A12 A33 माइनस A32 इंटू A23 नहीं 13 ये तो हो गया बेटा। हो गया कि नहीं? अब हम क्या करते हैं, अब हम A3 पर चलेंगे बेटा, A31 पर चलेंगे। तो जब -1 पावर 3 + 1 करेंगे तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि -1 पावर 4 आ रहा है। विशाल, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 3 + 1 यानी क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, तो प्लस लिखेंगे। प्लस क्या? A31। अब यहाँ से जाने वाले सारे रो और सारे कॉलम को हम क्या करेंगे दुर्गा? रिमूव करेंगे। हमारी तरफ देखिए, ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या? A12 A23 माइनस A22 इंटू A13। ये देखिए वैल्यू हो गई है। अब ये मल्टीप्लाई करके इससे कंपेरिजन करेंगे, सेम टू सेम वही वैल्यू मिलेगी आपको। दिखाता हूँ आपको, देखिए अभी इक्वल टू, देखिए A11 A22 A33 माइनस क्या? A11 A32 A23 हो गया कि नहीं? माइनस A21 A12 A33 प्लस A21 A32 A13। क्यों जी? और इसके बाद प्लस A31 A12 A23 माइनस A31 A22 A13। मिला लीजिए, वही आंसर है। देख रहे हैं ना? तो कहने का मतलब हुआ, किसी एक रो अथवा किसी एक कॉलम के अनुदिश जब इसका एक्सपेंशन करते हैं तो हमको क्या? एक ही आंसर मिलता है। ठीक है, कुछ इसके ट्रिक्स हैं। अब देखिए, मैं यहाँ ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ आपको। ध्यान से हमारी बात राजकुमार देखना, जो बताने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए A11 है ना, जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या आएगा? यहाँ प्लस। अरे भाई -1 पावर 1 + 1 होगा ना, तो प्लस वैल्यू देगा। ये कौन सा देगा? माइनस देगा। ये क्या देगा? प्लस देगा। ये क्या देगा? माइनस। ये क्या देगा? प्लस। ये क्या देगा? माइनस।
ये भी प्लस, ये माइनस और ये भी प्लस, देख रहे हैं ना। बोलिए भाई, अगर इस तरह से पोजीशन आपको मालूम हो तो यहाँ -1 पर पावर 1+1 या 1+2 यानी 1+3 या 3+1 या 2+3 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ हम एलिमेंटों का मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम देखेंगे भी, जब मैं एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो अभी आप पूरी तरह से इसका पूरा फीडबैक पा जाएंगे आप। ये कह रहा इवेलुएट द डिटर्मिनेंट, कह रहे हैं इवेलुएट द डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए, जब डिटर्मिनेंट आपके सामने आता है तो दो एक चीज़ों का ध्यान रखा जाता है इसमें। इसके पहले हमने बताया है कि अगर किसी भी रो को अथवा किसी भी कॉलम को हम अगर एक्सपेंड करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक ही आती है, बताया हूँ आपको। थोड़ा सा जब मैं इस डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखता हूँ तो उसमें ऐसे रो और ऐसे कॉलम को ही एक्सपेंड करिए, आसान पड़ेगा, जिसमें अधिक से अधिक जीरो हों, क्योंकि हम वर्किंग से बच जाएंगे, हम वर्किंग से बच जाएंगे। देखिए, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना होगा तो अभी 2 मिनट में हम निकाल लेंगे। बस थोड़ा सा ही जान लीजिए, ये देखिए कि किस रो अथवा किस कॉलम में मैक्सिमम जीरो हैं। तो जब देखते हैं तो देख रहा हूँ C3 वाले कॉलम में 2 जीरो मिल रहे हैं, मिल रहे नहीं मिल रहे हैं। अगर हम R2 के विषय में विचार करते हैं तो एक ही जीरो मिलेगा। अगर R3 के विषय में विचार करते हैं वैल्यू 1 आएगी, वैल्यू 1 आएगी, बार बार बोल रहा हूँ आपसे। लेकिन अगर C3 पर हम विचार करें तो C3 पर क्या मिल रहा है आपको? 2 जीरो मिल रहा है, मिल रहा नहीं मिल रहा है। इसलिए आप क्या करिए, C3 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दीजिए। देखिए, एक्सपेंशन ऑफ, लिख रहा हूँ एक्सपेंशन अलोंग, अलोंग क्या बेटा? C3 किए कि नहीं किए? अब C3 में पहला एलिमेंट क्या है? 4 की लोकेशन क्या है? 1 3, यानी -1 पर पावर जब 1+3 रखेंगे तो क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। ये क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद 4 एलिमेंट को लिखते हैं ना, 4 × देखिए, इस एलिमेंट से जाने वाले रो को और इस एलिमेंट जाने वाले कॉलम को हमने रिमूव किया, क्या मिला? -1 3 और 4 1। ठीक है, अब किसका करेंगे? ज़ीरो का। तो गुणे में जीरो आएगा ना, प्लस जीरो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब फिर डिटर्मिनेंट लगाएंगे तो वैल्यू तो ऑटोमेटिक जीरो हो गई, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अच्छा, तीसरे वाले किए तो तीसरा वाला भी जैसे यहाँ 4 आया है वैसे वहाँ पे तो जीरो आएगा कि नहीं आएगा? तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी जीरो हो जाएगा। देखिए, एक वर्किंग करने से ही हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। जीरो वाला तो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। देखिए, एक एक्सपेंशन करने से। तो जब इस एक्सपेंशन की बात हम करेंगे बेटा तो मिलेगा 4 ब्रैकेट में -1 है ना, और -12 मिला कि नहीं मिला? ये हो गया -13 मल्टीप्लाई होगा 13 चौके 52, -52 आ गया। ठीक है, ये इतना ध्यान दिया मैंने। मान लीजिए मैंने कह दिया कि चलो आपने ऐसा किया, आपने R1 के प्रति इसका R1 से आपने R1 के लांग इसका एक्सपेंशन कर दिया, तो वैल्यू तो यही आनी चाहिए ना, आनी चाहिए यही। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपका काम आसान हो, आपकी वर्किंग कम हो, इसलिए ऐसे रो और ऐसे कॉलम का एक्सपेंशन किया जाता है जिसमें अधिक से अधिक जीरो आ जाए। वैसे आपके सिलेबस में, आपके कोर्स में 3x3 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ही मिलेंगे, बाकी कुछ और नहीं मिलेगा। 4x4 का नहीं मिलेगा, 5x5 का नहीं मिलेगा, 3x3 अथवा 2x2। बात समझ पा रहे हैं ना? चलिए, इसके प्रेजेंटेशन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए राजकुमार, पहला यहाँ क्या है? 1 × जानते हैं यहाँ पॉजिटिव होता है ना, 1 × इसको काटा, इसको काटा, बचेगा क्या यहाँ? हाँ, 3 0 1 0, बचा कि नहीं बचा? ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? माइनस। अरे भाई, माइनस आता है ना, पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, तीसरा वाला प्लस। पहली रो के लिए बता रहा हूँ। अब इस 2 से जाने वाले सारे रो सारे कॉलम को जब काटेंगे तो मिल जाएगा -1 4 और क्या? 0 0, मिला कि नहीं मिला? और इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा? +4 में देखिए, इसको काटा, इसको काटा, क्या बचा आपको? -1 3 और क्या बेटा? 4 1, मिल गया कि नहीं? अब देखिए यहाँ पर 1 × ये करेंगे, देखिए 0 का गुणा 3 में किया, 0 हो गया, 1 का गुणा 0 में किया, दोनों 0, खत्म हो गया।
-2 इंटू इसका मल्टीप्लाई इसमें किया 0, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया 0, होगा कि नहीं दुर्गा? यहाँ पे चले, यहाँ पर तो वही आ रहा है 4 इंटू -13 इक्वल टू क्या हो गया बेटा? -52। ठीक है, तो एक आइडिया लगा आपको कि हम उसी रो अथवा उसी कॉलम को एक्सपेंड करेंगे जिसमें अधिकतम संख्या 0 की होगी। पहली बात हो गई ये क्वेश्चन आप नोट करेंगे। मैं अभी दूसरा देखिए एग्जाम्पल 4 की बात करते हैं। तो मैंने कहा था जिसमें अधिक से अधिक 0 हो उसको चूज करते हैं। तो देख रहे हैं कोई भी रो अथवा कोई भी कॉलम हम चूज करेंगे 0 एक ही मिलेगा आपको। तो मैं पहला ही रो चूज कर लेता हूँ, क्या करना है, क्यों? तो पहले रो पे जब आप चूज करेंगे इस वाले को तो देखिए डेल्टा बराबर, तो ये 0 मिल जाएगा क्योंकि इसका मल्टीप्लाई होगा ना, उसमें जो भी आएगा 0 का मल्टीप्लाई होना है तो 0 हो जाएगा। दूसरी क्वांटिटी क्या आती है माइनस में, माइनस साइन अल्फा आया कि नहीं आया? ये मैंने लगाया यहाँ पर। जानते हैं यहाँ से जाने वाले रो को और यहाँ जाने वाले कॉलम को हम रिमूव करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस साइन अल्फा, कास अल्फा और साइन बीटा और 0। क्यों जी? अब इस पर चलेंगे, यहाँ पर प्लस आता है लेकिन यहाँ क्या ऑलरेडी है माइनस है, तो माइनस कास अल्फा हो गया कि नहीं? अब यहाँ से जाने वाले रो को और यहाँ जाने वाले कॉलम को काटेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस साइन अल्फा 0 और कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा। ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पर। चलिए दिस विल बी 0 माइनस, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 हो गया। इसके बाद माइनस लगाएंगे ना आप, तो माइनस लगाएंगे और ये माइनस है तो क्या कर देगा? प्लस। क्या मिलेगा? साइन अल्फा इंटू कास अल्फा इंटू साइन बीटा। क्लियर हो गई बात? चलिए माइनस लगाते हैं अभी। यहाँ क्या है बेटा? कास अल्फा है कि नहीं है? यहाँ ध्यान से देखेंगे कास, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस होगा कि नहीं? तो माइनस कास अल्फा और क्या? साइन अल्फा साइन बीटा। माइनस करेंगे तो ये 0 मिल जाएगा। देखिए इसको 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और देखिए दोनों चीज़ें लगभग एक है, दोनों कट करके क्या वैल्यू दे दिया? ये 0 मिल गया कि नहीं? देख रहे हैं ना, ऐसे लगता है। इधर देखते हैं, इसमें चलते हैं बेटा। इसमें तो ये तो दिस इज वेरी इजी। 1 का मल्टीप्लाई हो गया 3 में, क्या मिला? 3। अगला चिन्ह क्या आता है? माइनस। यक्स का मल्टीप्लाई यक्स में यक्स स्क्वायर इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसमें 3 और माइनस क्या हो गया? 8। मिल गया कि नहीं? ये 3 और 3 यहीं से क्या हुआ? रिमूव हो गया। माइनस यक्स स्क्वायर इक्वल टू -8 माइनस माइनस प्लस यक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, यक्स इक्वल टू √8 यानी यक्स इक्वल टू 2√2। देखिए आंसर मिल गया आपको। कितना आसान है, कितना आसान है बताइए। आप सोचते होंगे कभी कभार कि ये इंटर की मैथमेटिक्स में ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, लेकिन अभी जब मैं आगे पढ़ाऊँगा तो आप जानेंगे कि इंटर में रहना चाहिए था इसको। अभी जब आगे पढ़ाऊँगा तो आप कहेंगे रहना चाहिएगा। ये हमने पूरा लेक्चर इसका कंप्लीट किया। इसको मैंने एक एक चीज़ें तोड़ तोड़ करके आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। आप घर पर जाइए, इसको खूब बढ़िया से इस क्वेश्चंस को लगाइए और कई बार लगाइए, कई बार सॉल्व करिए। जब कई बार सॉल्व करेंगे तो अपने आप सारी चीज़ें आपको कंठस्थ होती रहेंगी। और अगर मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता। बस बार बार कहता हूँ, आप एक ही चीज़ याद रखिए कि कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। हम परिश्रम करेंगे तो हर वह चीज़ अचीव कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। क्योंकि वो मधुसूदन गुप्त की या किसी की कविता है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आप इसको